हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या दे रहे हैं भाई? वेयर आर सपोर्ट टीम? अजीत कुमार सिंह गुड मॉर्निंग, कमल जी गुड मॉर्निंग, अजीत गुड मॉर्निंग, आशु गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी लोग। अजीत कुमार बहुत बहुत बधाई किस बात का अजीत जी? और सोनू बोल रहे हैं मस्त हैं जी, आप सुनाओ। वेरी गुड, मस्त रहिए, ईश्वर करें आप इसी मस्ती के साथ जल्दी सिलेक्शन पा लीजिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 45? चलिए आशीष का पहले जवाब दे लिया जाए। देखिए आशीष, आर्टिकल 21 की जो व्यवस्था दिया गया है ये पर्सनल लिबर्टी की, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सबसे पहले डिफरेंस। और आर्टिकल 45 की बात किया जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की व्यवस्था है। और ध्यान दीजिए, अब रही बात 21A में, तो 86 अमेंडमेंट जो हुआ, बाय दिस अमेंडमेंट अटल जी की सरकार ने बोथ मत कहिए या अज्ञानता आपको आज क्लियर हो लीजिए, 3 यानी 3 प्लेसेस पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग की। एक 86 के द्वारा 21 में ये जोड़े और उसके द्वारा शिक्षा के अधिकार की बात की है, राइट टू एजुकेशन। और इसी 86 से इन्होंने आर्टिकल 45 में व्यवस्था किया 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एजुकेशन केयर टेकिंग की बात किया। तो ध्यान दीजिए 6 से 14 वर्ष आर्टिकल 21, ये आर्टिकल जो व्यवस्था दिया 21 में ए पार्ट इन्होंने जोड़ दिया और ए जो जोड़ा 86 के द्वारा। और आर्टिकल 45 में इन्होंने जो व्यवस्था दिया, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल है। तो आर्टिकल आप जानते होंगे 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स। और 45 में जो व्यवस्था दिया, इसमें व्यवस्था दिया गया क्या? इसमें 21 में राइट टू एजुकेशन और बच्चों की अवस्था दिया गया 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रेन। तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार में 86 अमेंडमेंट से आर्टिकल 21 में ए जोड़ करके व्यवस्था दिया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। और इसी 86 अमेंडमेंट से ये जो अमेंडमेंट हुआ, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये व्यवस्था किया 2003। तो ये भी इसी के द्वारा और ये भी इसी के द्वारा। इसमें क्या किया गया? बिलो 6 इयर्स ये व्यवस्था किया गया, बिलो 6 इयर्स चिल्ड्रेन, यानी जब तक 6 वर्ष तक बच्चे की अवस्था नहीं प्राप्त हो जाती तब तक डायरेक्टिव दिया गया भारत सरकार को उनके अच्छे से एजुकेशन केयर टेकिंग इस अवस्था तक। और इसी के साथ एक और व्यवस्था आर्टिकल 51 में ए जोड़ करके व्यवस्था दिया गया क्या? 11th फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें 11th फंडामेंटल। तो इसी अमेंडमेंट से यह भी दिया गया। तो आशीष जो आप कह रहे थे 2 जगह नहीं 3 जगह चेंजिंग हुआ, यह है 86 अमेंडमेंट के द्वारा चेंजिंग। तो आपने डिफरेंस पूछा, 21A में राइट टू एजुकेशन है और 45 में निर्देश है 6 वर्ष तक जब तक बच्चे की अवस्था न प्राप्त हो जाए तो भारत सरकार को ये डायरेक्टिव दिया गया है अच्छे ढंग से केयर टेकिंग एजुकेशन करे। तो 45 में आपने देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और 21A में राइट की बात की गई। क्लियर हो गया? अनमोल प्रणाम। और आशीष जी, अब तो कोई टेंशन नहीं हुआ, आशीष जी समझ गए सभी कुछ। आगे बढ़े, हम आगे चलते हैं और आगे ध्यान दीजिए। हम पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, हो गया है।
और सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव। आज हम बातें आधे घंटे की चर्चा भी शायद डिस्कस कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो यस लिखिए, कर चुके हैं। हाफ एन आवर डिस्कशन ये भी हो गया है। आज हम चर्चा करेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन। आज हम चर्चा करेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन। ये क्या हो गया, ये कैसे होगा? अच्छा ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन। काम रोको प्रस्ताव। एडजॉर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव। आइए देखा जाए इनके लिए व्यवस्था क्या है। एडजॉर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से, जैसे सबसे पहले तो ये देखें, एडजॉर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में। काम रोको प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में। और समझिए एडजॉर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव क्या होता है। एडजॉर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव जो होता है वो इस तरह से व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और अपोजिशन ये समझता है कि अगर इसको लाया जाए किसी प्रपोजल के थ्रू, किसी बिल के थ्रू, तो लंबी प्रक्रिया है, इतना विलंब करना उचित नहीं है। या किसी मान लीजिए और प्रपोजल किसी प्रस्ताव के थ्रू लाया जाए तो लंबी प्रक्रिया है, टाइम वेस्ट होगा और जरूरी है जल्दी इस पर चर्चा होना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में व्यवस्था दिया गया है, किसी सीरियस मैटर पर चर्चा करना चाहती है अपोजिशन, तो एडजॉर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव लाती है। और काम रोको प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके लिए व्यवस्था हमारे संविधान में दिया गया है। इसके लिए व्यवस्था हमारे संविधान में इस प्रकार से दिया गया। तो एडजॉर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव एक ऐसा है, जब इसको लाना होता है तो जिस दिन लाना होता है उस दिन 10 AM तक इस बात की सूचना दी जाती है। किसको दी जाती है? इस बात की सूचना दी जाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इस बात की सूचना दी जाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनको सूचना दी जाती है। मैंने शुरू में ही बताया कि एडजॉर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव जो लाए जाते हैं, ये काम रोको प्रस्ताव के लिए व्यवस्था क्या है? काम रोको प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा में नहीं लाए जाते हैं। ये इसके लिए बाउंडेशन है, ये राज्यसभा में नहीं लाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, इसके लिए व्यवस्था। तो नंबर फर्स्ट आपने देख लिया, हाउस बाउंडेड है, हाउस बाउंडेड है। और वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। आप समझ गए होंगे। और जिस दिन को लाना है उस दिन सुबह 10 बजे इस बात की सूचना लोकसभा के स्पीकर को दी जानी आवश्यक है। अब देखिए ये लाया कैसे जाएगा, उसके बाद समझिए। सबसे पहले एक चीज और देखिए, किन मामलों में लाएंगे। मैंने अभी बताया जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सीरियस मुद्दा है हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री के लिए। आप लोग बताइए आपके कंट्री के लिए सबसे सीरियस मुद्दा, किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे सीरियस क्या है? आप लोगों का जवाब होगा सिक्योरिटी। आप लोगों ने सुना होगा, जान है तो जहान है, जीवन है तो सब कुछ है। तो माना कि सिक्योरिटी का मैटर है, सुरक्षा का मैटर, और सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो ऐसे में अपोजिशन एडजॉर्नमेंट मोशन ला करके चर्चा करना चाहिए। जैसे मान लीजिए रेलवे एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट बार बार हो रहा है और सरकार कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा रही, तो इससे बहुत ज्यादा जनहानि हो रहा है, जनता का बहुत बड़ा नुकसान। इसी तरह से मान लीजिए कुछ और भी मुद्दा है जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी, आवश्यक, हमारी कंट्री के लिए सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो ऐसे मामले में अपोजिशन लाएगी एडजॉर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव। और फिर क्या हुआ, कैसे लाएगी, अब उसको सुनिए। ऐसे परिस्थिति में जब एडजॉर्नमेंट मोशन गवर्नमेंट लाएगी तो क्या होगा, जिस दिन लाना चाहती है उस दिन 10 AM 10 बजे मॉर्निंग इस बात की सूचना दी जाएगी। और 10 AM 10 बजे मॉर्निंग इस बात की जब सूचना दी जाएगी
तो बस इस पर अब आगे कार्रवाई कैसे होगा? आगे कार्रवाई की बात दी गई है शाम को 4 बजे इमीडिएट काम रोक दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम है काम रोको प्रस्ताव। काम इमीडिएट रोक दिया गया, और काम जो रोक दिया गया, नॉन स्टॉप चर्चा अब इसी पर होगा, और नॉन स्टॉप चर्चा होगा, काम रोक कर चर्चा हो रहा है इस प्रस्ताव पर, इसलिए इसका नाम है काम रोको प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन। और चर्चा जो होगा लगातार अपनी बातें रखे जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, इधर से भी लगातार चर्चा होगा। लास्ट में ये चर्चा कितने समय तक चलेगा? 2.5 घंटे। लास्ट में इसमें वोटिंग भी होगा, तो लास्ट में इसमें वोटिंग यानी मतदान होगा। तो इसमें जो व्यवस्था दिया गया है, ये क्या हो गया? लास्ट में वोटिंग मतदान भी होगा, और लास्ट में वोटिंग मतदान जो होगा, मतदान में अगर गवर्नमेंट की स्थिति अच्छी नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, मान लीजिए मेजॉरिटी है लेकिन लास्ट सीमा पर है, 2 वोट से ही ज्यादा हैं अपोजिशन से, 1 वोट से ही ज्यादा है, 3 वोट से ही ज्यादा है, तो इससे क्या हो गया? अपोजिशन को पता चल गया कि बस 3 वोट के कारण ये गवर्नमेंट बने हैं, रूलिंग पार्टी, हम अपोजिशन में, तो अपोजिशन अपनी पूरी ताकत लगा देगी उनको गिराने के लिए। सरकार तो सरकार गिराने के लिए पूरी ताकत लगा देगी, और फिर ऐसे मामले में क्या करेगी? इंतजार करेगी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का। तो इस प्रकार से ये काम रोको प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो गवर्नमेंट की कंडीशन, स्थिति, गवर्नमेंट के परिस्थिति पता चल जाता है। आपसे यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस में पूछा है, इनमें से कौन सा मोशन है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए गाइडलाइन करता है? कौन सा प्रस्ताव है जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए मार्गदर्शन करता है? उसमें ऑप्शन में दिया था हाफ एन आवर डिस्कशन, नेक्स्ट दिया था क्वेश्चन आवर, नेक्स्ट दिया था सेंसर मोशन, और नेक्स्ट दिया था एडजॉर्नमेंट मोशन। आप समझ गए? यही एक जवाब है। सेंसर मोशन में जानते होंगे वोटिंग नहीं होता, हाफ एन आवर डिस्कशन में वोटिंग नहीं होता, और इस तरह से क्वेश्चन आवर में भी वोटिंग नहीं होगा। एक ही है अवसर जिसमें वोटिंग होता, और वोटिंग होता है, इससे पता चल जाता है गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ। मान लीजिए कोई व्यक्ति काफी लंबा चौड़ा है और आपके साथ रहता है, फ्रेंड है, और उसकी शरीर, उसकी मोटापा को देखकर आप जानते हैं गजब की पर्सनालिटी है, बहुत ताकतवर। बट सपोज कीजिए वह थायराइड का पेशेंट है, तो देखते होंगे थायराइड के पेशेंट लोग मांसल लगते हैं, फूले फाले, और हाइट है तो पहलवान जैसे लगेगा, लेकिन किसी दिन आप मजाक में ही एक धक्का मार दिए, गिर गया, तो गिर गया तो निश्चित रूप से अब आपको समझ में आ गया इसके शरीर में तो दम ही नहीं है। अब तब वो सच्चाई बताया कि फ्रेंड, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, मैं थायराइड का पेशेंट हूं, शरीर मेरा फूला है, मैं बहुत वीक हूं, और स्वेलिंग है, इसलिए तुमको हिस्ट पुष्ट दिखता हूं। अब समझ गए? तो उसी तरह से जैसे एक टेस्ट के रूप में हल्का सा धक्का मारा, उसको वीकनेस पता चल गई, उसी प्रकार से एडजॉर्नमेंट मोशन में वोटिंग होने के कारण गवर्नमेंट की वीकनेस पता चल गई, और अब अपोजिशन प्रयास करेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का। तो इसलिए पूछा गया इनमें से कौन सा मोशन है जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए मार्गदर्शन करता है, नो कॉन्फिडेंस के लिए गाइडलाइन करता है? आपका द बेस्ट ऑप्शन है यही एडजॉर्नमेंट मोशन, क्योंकि इसमें वोटिंग होता है। वोटिंग नहीं होता तो गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेस पता नहीं चलता, इसलिए द बेस्ट ऑप्शन यही होगा। कोई डाउट नहीं? आइए अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे इसी के साथ ये होगा नेक्स्ट पार्लियामेंट्री कमिटीज। संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियां। पार्लियामेंट्री कमेटी देखा जाए तो 2 टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट आप कहेंगे परमानेंट, नेट कमेटी।
स्थायी समितियां। स्थायी समितियां। नंबर नेक्स्ट, एडहॉक कमेटी। तदर्थ या अस्थायी समितियां। तदर्थ या अस्थायी समितियां, ये दो प्रकार की कमिटीज हैं, तदर्थ या अस्थायी समितियां, एडहॉक कमिटीज। आइए देखा जाए। नेक्स्ट, परमानेंट कमेटी। देखिए इस कमिटीज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमिटीज ऐसे कमेटी को कहा गया है जिनका ड्यूरेशन फिक्स नहीं। तो ऐसी कमेटी जिनका ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, ऐसे कमेटी को कहा गया है एडहॉक कमेटी, अस्थायी समिति। ठीक है। अच्छा, रविंद्र पाल जी का कहना है कि सर मैं GS3 में एनरोल करा रहा हूं। यस, बिल्कुल कराइए रविंदर जी। रविंदर जी एक चीज देखिए, जो आपने ये मुद्दा रखा, दरअसल हमारे यहाँ देखेंगे तो GS3 हो, GS फर्स्ट हो, सेकंड कोई भी हो, हमारे यहाँ GS की टीम वही है, तो सारे फैकल्टी वही हैं। आप किसी भी बैच में एनरोल कराइए। समझ गए होंगे। तो रविंदर जी आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए, आप किसी भी बैच में एनरोल कराइए, नो टेंशन, फैकल्टी वही है सभी सब्जेक्ट के। ठीक है। और किसी का राज रतन, क्या सर बफरिंग हो रहा है? बफरिंग तो किसी का नहीं है भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है। आपका कैसे बफरिंग हो रहा है? इसका मतलब कुछ मोबाइल में आपके प्रॉब्लम है, रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए ठीक है। और रोहित जी, सर इसके काम रोको क्यों कहा गया? आपको मैंने बताया रोहित जी कि 4 बजे काम रोक करके इमीडिएट चर्चा होता है। तो जैसे 4 बजा इमीडिएट काम रोक करके चर्चा होता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर इसका नाम रखे काम रोको प्रस्ताव। काम रोक के चर्चा होता है, इसलिए आप समझ गए होंगे। आइए, गुड मॉर्निंग विनय जी, रविंदर जी भी कुछ कह रहे हैं। इस बैच में सिलेबस से पीछे हूं। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। और ये क्या है? अच्छा, गोपनीयता पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं। फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते वक्त राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में रखा गया है। हो गया दयानंद जी आपके क्वेश्चन का जवाब। तो इस प्रकार से सभी के क्वेश्चन का जवाब हो गया। हम टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी में 2 कमिटीज हैं। फर्स्ट, परमानेंट कमिटीज, स्थायी समितियां, एंड सेकेंड है टेम्पोररी या एक कहेंगे एडहॉक, अस्थायी। आइए देखा जाए। मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल पर स्टडी करने के लिए जो कमेटी सेटअप होती हैं, याद होगा कमेटी का नाम भी बताया था, सेलेक्ट कमेटी एंड ज्वाइंट कमेटी, यानी हिंदी में कहेंगे प्रवर समिति और संयुक्त समिति। तो इस प्रकार से बिल पर स्टडी करने के लिए कमेटी ने जो भी अपना उचित समझा स्टडी करके रिपोर्ट दिया। तो जैसे बिल पर स्टडी करके कमेटी ने रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट देते ही कमेटी का एंड हो गया, यानी कमेटी का फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। जैसे स्टडी करके रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट देते ही समाप्त। अगर रिपोर्ट दूसरे दिन दिए, समाप्त, एंड हो गया। चौथे दिन दिए, समाप्त। 5वें दिन दिए, समाप्त। 15वें दिन से समाप्त, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं। तो इसलिए इस कमेटी को कहा गया है एडहॉक कमेटी। आप जरा देखिए, पॉलिटिकल जो भी पोस्ट हैं इनका परमानेंट नहीं है। आज कोई मुख्यमंत्री है, कल मेजॉरिटी खत्म हो गया, सरकार गिर जाएगी। आज PM है, बहुमत नहीं रहा, सरकार गिर जाएगी, मंत्री चले गए। तो इस तरह से, जिस तरह से पॉलिटिकल पोस्ट है परमानेंट नहीं है, उसी प्रकार से ये पार्लियामेंट्री कमिटीज में जो एडहॉक कमेटी है ये परमानेंट नहीं है। यानी आप देख ही रहे हैं, जैसे ही रिपोर्ट दिए, बिल पर मैंने बताया था 2 कमेटी, जैसे रिपोर्ट दिए समाप्त हो गई। और परमानेंट कमेटी ऐसी कमेटी है जिनका ड्यूरेशन फिक्स है 1 वर्ष के लिए, यानी रिपोर्ट बीच में दिए या कभी दिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 1 वर्ष रहेंगे। तो आप लोग मान लीजिए SSC के द्वारा, PCS के द्वारा
आईएएस के द्वारा सेलेक्ट हुए ऑफिसर हुए। आपकी अवस्था फिक्स होगी जब तक 60 इयर्स कंप्लीट नहीं, आप रिटायर्ड नहीं। तो 60 वर्ष एक फिक्सेशन है अवस्था, इसलिए आपको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव राजनीतिक कार्यपालिका, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं, इनको टेम्पोररी एडहॉक एग्जीक्यूटिव कहते हैं, क्योंकि मंत्री पद, पॉलिटिकल जो भी पद है, वो आप जैसे अस्थायी नहीं है, आज कल है कल नहीं। तो आपसे कंपेयर किया जाएगा, आप सरकारी जो ऑफिसर होते हैं परमानेंट होते हैं, आपसे कंपेयर परमानेंट कमेटी, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो परमानेंट नहीं है उनसे कंपेयर किनको, एडहॉक। तो समझ गए होंगे। अब हम बताना चाहेंगे इसको क्लासिफाई करके, यानी एडहॉक कमेटी जो होती है ये 2 टाइप्स होती है। इस तरह से नंबर फर्स्ट देखिए, ये होगा एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी यानी हिंदी में आप कहेंगे परामर्शदात्री। समिति। और नेक्स्ट इंक्वायरी कमेटी। तो नेक्स्ट होगा, ये होगा इंक्वायरी कमेटी। जांच समितियां। जांच समितियां, इंक्वायरी कमेटी। समझिएगा, बिल पर स्टडी करके जो रिपोर्ट दिए कमिटी, उनको एडवाइजरी कमेटी, क्योंकि अपने विचार देते हैं, ठीक है, उनको परामर्शदात्री समिति माना गया। और उस पर डिस्कस करके कितनी बातें एक्सेप्ट की जाती है, मानी जाती है, कितनी नहीं मानी जाती है, वो उनका विचार है। और इसी प्रकार से इंक्वायरी कमेटी के, तो इनके एग्जाम्पल में हो जाएंगे, इनके एग्जाम्पल में आप कहेंगे जैसे सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी यानी हिंदी में प्रवर समिति, ठीक है। नेक्स्ट आप कहेंगे ज्वाइंट कमेटी, हिंदी में संयुक्त समिति। ये एग्जाम्पल है बिल पर स्टडी करने के लिए। और इंक्वायरी कमेटी के एग्जाम्पल होंगे, जैसे आप याद कीजिए, आपकी कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज स्कैम हुआ था। तो स्टॉक एक्सचेंज मामले में जो घोटाला स्कैम हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज स्कैम इंक्वायरी कमेटी सेटअप की थी। तो ये स्टॉक एक्सचेंज स्कैम इंक्वायरी कमेटी ने इंक्वायरी करके अपने रिपोर्ट दिए। तो इसलिए ये एडवाइस नहीं दिए, इंक्वायरी रिपोर्ट दिए, बट फिक्स नहीं है, 1 महीने में रिपोर्ट दे दिए, 2 महीने, 15 दिन, 4 महीने, फिक्स नहीं। इसलिए इस कमेटी को क्या कहेंगे, एडहॉक। जिस तरह से बिल पर कमेटी है, बस अपने एडवाइस फिक्स नहीं है, कुछ दिन में दिए। तो ये दोनों कमेटी आपने देखा एडहॉक हैं, अस्थायी हैं, टेम्पोररी हैं, लेकिन दोनों का रोल अलग है। एक एडवाइजरी है और दूसरा इंक्वायरी। क्लियर, कोई डाउट? तो इस प्रकार से अब हम लोग बातें करते हैं परमानेंट कमेटी पर, और परमानेंट कमेटी से ही ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो परमानेंट कमेटी पर थोड़ा हम लोग डिटेल बातें करेंगे। आइए देखा जाए इनसे संबंधित बात क्या है। देखिए, परमानेंट कमेटी में जो हम लोग बातें करेंगे, सबसे पहले यहां परमानेंट कमेटी के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे परमानेंट कमेटी में ऐसी कौन सी कमेटी हैं जिनको परमानेंट के कैटेगरी में रखा गया। सबसे पहले तो आप इनको जानने के लिए हम लोग बातें करते हैं, ये होगा परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी। परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी, स्थायी संसदीय समितियां। स्थायी संसदीय समितियां, और स्थायी संसदीय समितियों में देखा जाए तो यह होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी,
पब्लिक अकाउंट कमेटी, हिंदी में इसको कहते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का गठन हुआ था, ये कमेटी सेटअप हुई थी, इसका गठन हुआ इन 1921, 1921। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा कमेटी के टोटल कितने मेंबर थे? अब इनकी बातें हम लोग करते हैं। आइए देखा जाए तो लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी, इनके कुल सदस्यों की संख्या होती है 22, कुल सदस्यों की संख्या 22, और 22 में रेशियो होता है 15 फ्रॉम लोकसभा, इतने लोकसभा से 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। ये टोटल मेंबर 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से ये व्यवस्था हो। आइए देखा जाए तो आपसे कमीशन क्वेश्चन ये करेगा कि पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको शॉर्ट में पीएससी भी कहते हैं, तो आपसे कमीशन क्वेश्चन ये करेगा कि पीएससी में राज्यसभा के टोटल कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब आपके पास सवाल है, लोकसभा से कितने रिप्रेजेंटेटिव, टोटल कितने मेंबर होते हैं, एक क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा, पीएससी एक ऐसी कमेटी है जिसके एक चेयरमैन होते हैं और ये अपॉइंटेड होते हैं बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो पीएससी के चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के सभापति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, नियुक्त होते हैं। दूसरी चीज समझिए, पीएससी के जो मेंबर होते हैं ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के बेसिस पर इलेक्टेड होते हैं, और पीएससी परमानेंट कमेटी है क्योंकि इसका ड्यूरेशन फिक्स है, कितना, 1 ईयर। यानी बीच में कमेटी सेटअप हुई और इंक्वायरी कर रही है, 2 महीने के बाद रिपोर्ट दिया, तो अभी भी रिपोर्ट देने के बाद रहेगी क्योंकि इसका 10 महीने अभी टेन्योर बाकी है। 8 महीने बीत गया, फिर किसी मामले में रिपोर्ट दी तो समाप्त नहीं होगा रिपोर्ट देने के बाद भी, क्योंकि 4 महीना ड्यूरेशन बाकी है। तो इनका ड्यूरेशन फिक्स है, एडहॉक कमेटी के जैसे नहीं है कि जैसे ही रिपोर्ट दिए, रिपोर्ट देते ही एंड हो गया, समाप्ति, इनका ऐसे नहीं। और दूसरी चीज, पीएससी के चेयरमैन अपॉइंटेड होते हैं बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा। लेकिन यह भी समझिए कि इसमें व्यवस्था रखा गया है, यह ब्रिटेन की परंपरा हमारे यहां कैरी किया जा रहा है। तो ब्रिटेन में परंपरा क्या था कि अपोजिशन के पार्टी का एक कोई मेंबर होगा जो अपॉइंटेड होगा बाय स्पीकर। लेकिन आप जानते होंगे हमारे यहां लंबे समय तक अपोजिशन की पार्टी का स्टेटस ही नहीं रहा। क्यों स्टेटस नहीं रहा? क्योंकि आपके इंडिया कंट्री में पॉलिटिक्स में वर्चस्व एक ही पार्टी का लंबे समय तक रहा, और वो पॉलिटिकल पार्टी कौन थी? आप सभी लोग जानते होंगे, कांग्रेस। तो कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के होने के लिए, अपोजिशन पार्टी के स्टेटस प्राप्त करने के लिए कम से कम, मैं बता चुका हूं, हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 110 चाहिए। तो लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ आप जानते होंगे कितना, टोटल स्ट्रेंथ 545, 110 का मतलब हुआ कितना, 55। तो इतना कम से कम चाहिए तभी स्टेटस होगा लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी का। एक तो सबसे बड़ी पार्टी हो, बता चुका है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी, और सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 110 स्ट्रेंथ उनके पास हो। तो सबसे बड़ी पार्टी होना जरूरी नहीं है, यह भी जरूरी है, सेकंड भी 110 स्ट्रेंथ। तो इस प्रकार से लंबे समय तक ऐसा हालात रहा कि कोई पार्टी लोकसभा में आती ही नहीं थी जो 110 स्ट्रेंथ हो, इसलिए ये स्टेटस नहीं रहा। और इस कारण से लंबे समय तक आपके कंट्री में कोई न कोई मंत्री ही इसका चेयरमैन होता था। लेकिन लंबे समय के बाद आप जानते होंगे कांग्रेस में विभाजन हुआ 1967 में, और इस तरह से सिलसिला चल पड़ा। तो पहली बार 1969 में स्थिति ऐसी बदली कि एक अपोजिशन का कोई मेंबर इसका चेयरमैन अपॉइंटेड हुआ, उनका नेम था मीनू मसानी।
तो आपसे पूछा जाएगा कि पीएससी का फर्स्ट चेयरमैन जो अपोजिशन का मेंबर हो ऐसा कौन था। यूपीपीसीएस एक क्वेश्चन पूछ चुका है, आपका जवाब होगा मीनू मसानी। और इस प्रकार से यह सिलसिला चलता रहा। अब मैं बताना चाहूंगा, इसके ऑर्गेनाइजेशन पर कंप्लीट डिस्कस किया, अब मैं बताना चाहूंगा पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी का वर्क क्या होता है। समझिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी का वर्क इस प्रकार से होता है, इनका वर्क पीएससी का इस प्रकार से होता है। देखिए, पीएससी जो कमेटी है, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कमेटी है, जब कभी भी पीएससी जो कमेटी मैंने बताया पब्लिक अकाउंट कमेटी, जब कभी भी आपके कंट्री में कोई स्कैम होता है, कोई घोटाला होता है, तो पीएससी क्या करती है, पीएससी इंक्वायरी करती है। किस तरह से? इसमें स्कैम जो होता है तो सीएजी ऑडिट करके रिपोर्ट देते हैं, सीएजी ऑडिट करके रिपोर्ट देते हैं, इसको बोला जाता है ऑडिट रिपोर्ट। और ये अपना ऑडिट रिपोर्ट किसको देते हैं? ये अपना ऑडिट रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को जब इन्होंने अपना ऑडिट रिपोर्ट दे दिया तो प्रेसिडेंट इस ऑडिट रिपोर्ट को अपने पास नहीं रखते हैं, इसको हैंडओवर कर देते हैं किसके पास? ये हैंडओवर करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर को हैंडओवर कर देंगे और लोकसभा के स्पीकर इस ऑडिट रिपोर्ट को सीक्रेट नहीं रखते हैं, इसको रखवा देते हैं कहां? लोकसभा में, जिस हाउस के हेड हैं वहां रखवा देंगे। अब यहां पर इंक्वायरी करती है, तो अब यहां पर इंक्वायरी करेगी पीएससी। तो ये इंक्वायरी किया पीएससी और पीएससी यहां पर इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट तैयार करती है जिनको बोला जाता है इंक्वायरी रिपोर्ट। तो पीएससी एक रिपोर्ट तैयार करती है और ये कहा जाएगा इंक्वायरी रिपोर्ट। तो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करके और ये इंक्वायरी रिपोर्ट किसको देगी? हाउस के हेड को। और इस तरह से हाउस के हेड इस रिपोर्ट को पब्लिकली कर देंगे। कैसे? सभी मेंबर के टेबल पर पहुंच जाएगा और इस तरह से हम देश की करोड़ों जनता टीवी के माध्यम से समझ जाते हैं किस मंत्री ने कितने लाख करोड़ लूटा। ये पीएससी रिपोर्ट का ही कमाल होता है। एक बार और बता दूं, जब कभी भी कोई आपके कंट्री में स्कैम घोटाला होता है तो कैग सीएजी कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल इस स्कैम का ऑडिट करके रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट किसको देंगे? रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इस ऑडिट रिपोर्ट को अपने पास नहीं रख सकते, ये स्पीकर को हैंडओवर कर देंगे। स्पीकर भी सीक्रेट नहीं रखेंगे, बस लोकसभा में रखवा देंगे और लोकसभा में ये जो कमेटी है पीएससी इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी करके ये अपना एक रिपोर्ट तैयार करती है और रिपोर्ट तैयार करके लोकसभा के हेड स्पीकर को सौंप देगी। और स्पीकर भी सीक्रेट नहीं रखते, आपके कंट्री में डेमोक्रेटिक व्यवस्था है इसलिए प्रिंट आउट होगा, सारे मेंबर के टेबल पर पहुंच गया। रूलिंग वाले तो शांत रहेंगे क्योंकि उन्हीं के पार्टी का मंत्री लुटेरा है, लेकिन अपोजिशन को मौका मिल गया, अब वो क्रिटिसाइज करेंगे इतने लाख करोड़ फला मंत्री ने लूटे हैं, रिपोर्ट में आ गया। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में भी आ गया, मैगजीन में। हम आप न्यूज चैनल के द्वारा रात को शाम को ही समझ गए कितना बड़ा लूट हुआ है। तो इस तरह से देश की जनता समझ गई ये व्यवस्था है, अर्थात इस मामले में पीएससी का बहुत बड़ा रोल है। फाइनेंशियल मामलों में इंक्वायरी करके ये रिपोर्ट देती है। अच्छा, वसीम राजा का क्वेश्चन है कि सर सीएजी इज इन विच आर्टिकल? वसीम राजा, सीएजी का आर्टिकल होता है, ये सीएजी का आर्टिकल 148 टू 151, ये सीएजी का आर्टिकल है। तो ये है सीएजी का आर्टिकल। क्लियर? पढ़ाएंगे आपको, वसीम डिटेल डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल 148 टू 151 जो सीएजी का व्यवस्था है, हम डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे। इनके अपॉइंटमेंट कैसे, टेन्योर क्या, वर्क कैसे करते हैं, ये टॉपिक आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डिटेल चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से सीएजी रिपीट कर दे। तो सीएजी रिपीट क्या करना है भाई? सीएजी आपने आर्टिकल पूछा है, अंडर दिस आर्टिकल बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसमें मैंने देखा है 148 टू 151 बोर्ड पर लिखा है और डिटेल इस पर डिस्कस करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ाएंगे।
तो फाइनेंस कमीशन, सीएजी, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, इंटर स्टेट काउंसिल, सब पर डिटेल डिस्कस करेंगे। इतना डिटेल डिस्कस और इतना डिटेल आपको नोट्स में देंगे जो सीडीएस, सीएपीएफ, पीसीएस, आईएएस, मतलब गारंटी होगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। ये नोट्स हमारा इतना डिटेल, इतना कॉन्साइज है, तो आप टेंशन न लीजिए। चला जा आगे, तो आगे हम लोग चलते हैं और इसी के साथ पीएससी कमेटी समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं, बट जो भी डाउट हो अच्छी बात है, आप पूछते चलेंगे। और पीएससी के बाद हम लोग नेक्स्ट कमेटी की बात करते हैं, और नेक्स्ट कमेटी है, नेक्स्ट परमानेंट कमेटी है एस्टीमेट कमेटी। ये नेक्स्ट कमेटी है एस्टीमेट कमेटी। हिंदी में इनको बोलते हैं अनुमान समिति। अनुमान समिति, देखिए सबसे पहले तो इस कमेटी का गठन हुआ, ये कमेटी सेटअप हुई इन 1950 में। और इस कमेटी के टोटल मेंबर, कुल सदस्यों की संख्या 30, और सभी 30 फ्रॉम लोकसभा, यानी 30 में एक भी राज्यसभा के मेंबर नहीं। समझिएगा, एसएससी कमीशन पीटी में क्वेश्चन किया था एक बार, इनमें से कौन सी कमेटी है जिसमें राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? आपका जवाब होगा यही एस्टीमेट कमेटी। आप देख रहे हैं ऑल मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी, इस समिति के सभी सदस्य लोकसभा के मेंबर है, टोटल मेंबर 30, और सभी लोकसभा के, राज्यसभा के एक भी नहीं। तो आप जरा देखिएगा, प्राक्कलन समिति भी रिपोर्ट सौंपती है ना सर, इतना आगे आगे क्यों दौड़ रहे हैं? मैं जब चल रहा हूं तो हमारे साथ चलिए ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो गलत नॉलेज मत रखिए, मैं साथ चल रहा हूं, उसके बाद जो डाउट हो पूछिए। अभी शुरू किया हूं, सब कुछ बताऊंगा। अच्छा, अजित कुमार का भी विचार देख लें। सर हिंदी में नोट्स सर, अच्छा चलिए, हिंदी में तो नोट्स पढ़ा है बट फिर भी मैं डाल दूंगा दोबारा, चिंता मत कीजिए। आइए, अब एस्टीमेट कमेटी के सारे मेंबर हैं लोकसभा के, और देख रहे हैं मैंने अभी बताया कि सभी परमानेंट कमेटी जो हैं, जैसे आपने देखा पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसी प्रकार से एस्टीमेट कमेटी और भी कमेटी में बताऊंगा, ये सभी परमानेंट कमेटी के मेंबर सिंगल ट्रांसफरेबल बेसिस पर इलेक्टेड है और परमानेंट हैं, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। तो एस्टीमेट कमेटी का काम क्या होता है उसको समझिए। सबसे पहले एस्टीमेट कमेटी के मेंबर आपने देख लिया 30, इनके चेयरमैन अपॉइंटेड होते हैं, एस्टीमेट कमेटी के हेड चेयरमैन अपॉइंटेड होते हैं बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अनुमान समिति के अध्यक्ष नियुक्त होते हैं लोकसभा के स्पीकर द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मेंबर भी टोटल हो गया 30। आगे देखा जाए इनके लिए क्या व्यवस्था है। अब इनको काम क्या होता है एस्टीमेट कमेटी को? एस्टीमेट कमेटी का काम होता है गवर्नमेंट का जो एस्टीमेट है उसका इंक्वायरी करना। जैसे गवर्नमेंट का मान लीजिए एस्टीमेट है कि डिफेंस पर, या टोटल एस्टीमेट कहिए कितने लाख करोड़ एक्सपेंडिचर टोटल है, और जितना टोटल एक्सपेंडिचर था उससे ज्यादा खर्च एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर दिया। आप लोग बताइए देश में गरीबी आएगी या अमीरी? जब जितना एस्टीमेट था उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर किया तो उसको मेंटेन करने के लिए अब इकोनॉमिकल बर्डन इंडिया के पब्लिक पर पड़ेगा। कैसे? एलपीजी गैस का रेट गवर्नमेंट बढ़ा दिया मेंटेन करने के लिए, वसूलने के लिए। इसी प्रकार से पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, तो जितना खर्च करना था उससे ज्यादा एक्सेस हो गया, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया, तो उसको मेंटेन करने के लिए निश्चित रूप से गवर्नमेंट क्या करेगी? महंगाई अब बढ़ेगा, रेट बढ़ेगी, नुकसान आप समझ गए। तो इस प्रकार से ये जांच करेगी एस्टीमेट कमेटी, आपने एस्टीमेट में इतने लाख करोड़ दिया था तो उससे ज्यादा आपने एक्सपेंडिचर क्यों किया? ये एस्टीमेट कमेटी, इसका नाम इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट के एस्टीमेट को इंक्वायरी करती है कि जितना एस्टीमेट था उतने में ही आपने काम क्यों नहीं चलाया, उससे ज्यादा क्यों? इससे तो हमारे देश की जनता पर इकोनॉमिकल बर्डन पड़ेगा, देश गरीब होगा एक्सेस एक्सपेंडिचर करने पर। आगे चलिए, देखिए एस्टीमेट भी जो होते हैं वो आइटम वाइज होते हैं। मान लीजिए हमारे देश के दुश्मन बढ़ते गए, और देश के दुश्मन को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या सोचा? गवर्नमेंट ने यह बात सोचा
कि सेना को मजबूत करना जरूरी है। हमारे कुछ पड़ोसी हैं जो ज्यादा सर उठा रहे हैं, कभी अटैक कर दिए और सेना हमारी कमजोर रहेगा तो दुश्मन को जवाब कैसे देंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट जो आपकी कंट्री में है, किसी पार्टी के, उस गवर्नमेंट ने सोचा सेना को मजबूत करो, तो सेना को मजबूत करने के लिए उसने बजट में डिफेंस पर ज्यादा एक्सपेंडिचर की बात किया, ज्यादा रुपये, और दिखा भी दिया इतने तोप इतने टैंक ये सब तीनों सेनाओं के लिए खरीदने जरूरी है बस। तो बहुत ज्यादा विभिन्न पार्टी भी सपोर्ट कर दी है, देश की जनता भी खुश हुई कि सेना को मजबूत करना जरूरी है। तो सरकार का ये डिसीजन जो डिफेंस पर बजट बढ़ाई है ये रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल उचित है। लेकिन गवर्नमेंट को लालच आई। मान लीजिए 7-8 महीना इलेक्शन है, गवर्नमेंट ने सोचा कि सेना को मजबूत करने से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा, लेकिन पब्लिक का, सामान्य पब्लिक का वेलफेयर कल्याण कर दिए तो पब्लिक खुश होकर ज्यादा वोट करेगी। इसलिए डिफेंस पर जो एक्सपेंडिचर करने थे और वो रुपये, जो तोप टैंक फाइटर प्लेन लेने थे, कुछ पनडुब्बी लेने थे, कुछ नहीं लिया। तोप टैंक लेना तो दूर की बात है, एक फुटफुटिया पिस्तौल भी गवर्नमेंट नहीं लिया, और टोटल अरबों रुपये पब्लिक के वेलफेयर पर लगा दिया। अब नुकसान हमारे देश को क्या होगा? तब तक पाकिस्तान या चाइना अटैक कर दिया, हमारे पास परंपरागत तोप है, हमारे जवानों के पास गन भी परंपरागत है, जबकि चाइना पाकिस्तान के पास मॉडर्न है, हमारे पास फाइटर प्लेन नहीं है, एटसेट्रा। क्योंकि जो खरीदना था कुछ नहीं खरीदे, सब वेलफेयर में लगा दिए। अब क्या होगा? कमजोर दुश्मन भी हम पर मजबूत पड़ जाएगा। अब आप समझ गए कि जो एक्सपेंडिचर है, आइटम वाइज एक्सपेंडिचर न करने से देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ। और वही डिफेंस आइटम पर जो एक्सपेंडिचर था, डिफेंस पर एक्सपेंडिचर हुआ होता, अनेक तोप टैंक खरीदे गए होते, मजबूत हमारी सेना होती, यानी आइटम वाइज एक्सपेंडिचर होता तो सेना मजबूत होती, अच्छे से सुरक्षा यानी दुश्मन को जवाब देती। तो इस तरह से किसी भी आइटम में जो एक्सपेंडिचर है उसको लैप्स करके और दूसरे जगह एक्सपेंडिचर हुआ, इसकी भी इंक्वायरी करके रिपोर्ट देती है एस्टीमेट कमेटी। जब इसका इस आइटम के लिए, इस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए एक्सपेंडिचर था तो क्यों उसमें न करके दूसरे में क्यों किया गया, इसकी भी इंक्वायरी करके। इस तरह से किसी भी तरह से गालमेल, किसी भी तरह से नुकसान होना है फाइनेंशियल मामलों में तो एस्टीमेट कमेटी इस बात का रिपोर्ट देती है। दूसरी चीज, जितने भी परमानेंट कमेटीज हैं, फाइनेंशियल परमानेंट कमेटी, उसमें सबसे बड़ी कमेटी यही है। तो ध्यान दीजिएगा, एमपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी कौन है? सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी, तो ध्यान दीजिएगा इसका जवाब होगा ज्वाइंट कमेटी। जो बिल पर स्टडी करने के लिए मैंने बताया था, उस दिन भी मैंने बताया इसमें मेंबर 45 होते हैं, और 45 में बताया 30 लोकसभा से, 15 राज्यसभा से। मैंने आईएएस में पीटी का क्वेश्चन भी दिखाया था कि प्रोपोर्शन पूछा है, क्या प्रोपोर्शन है, तो मैंने बताया 30 + 15 यानी 2:1 लोकसभा राज्यसभा में रेशियो पूछा है। ये आईएएस का पूछा गया क्वेश्चन, और 45 मेंबर हैं, इसलिए सबसे बड़ी कमेटी ज्वाइंट कमेटी। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। बिहार पीसीएस पीटी में क्वेश्चन पूछा है, आज से 8 साल पहले क्वेश्चन पूछा है, सबसे बड़ी स्थायी संसदीय समिति, लार्जेस्ट परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब जवाब ज्वाइंट कमेटी नहीं होगा, कौन होगा? एस्टीमेट कमेटी। क्यों? क्योंकि एस्टीमेट कमेटी परमानेंट कमेटी है, बट ज्वाइंट कमेटी बिल पर जो मैंने बताया वो परमानेंट नहीं है। अभी भी मैंने चर्चा किया कि जैसे बिल पर स्टडी करके रिपोर्ट देंगे उसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व खत्म हो गया, रिपोर्ट तक ही था, इसलिए सबसे बड़ी जरूर है। बट बिहार पीसीएस ने यह पूछा है कि सबसे बड़ी अस्थाई पार्लियामेंट्री कमेटी, लार्जेस्ट परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो चूंकि ज्वाइंट कमेटी परमानेंट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ज्वाइंट कमेटी नहीं होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा एस्टीमेट कमेटी। लेकिन यह पूछता है कि लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो परमानेंट एड हॉक की बात ही नहीं किया है, इसलिए अब आपका जवाब होगा कौन सा? ज्वाइंट कमेटी। दोनों में क्लियर हो गया कि बिहार पीसीएस पीटी का क्वेश्चन है। तो इस तरह से सावधानी रखना है। इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने गलत किया, घर आकर समझ रहे हैं कि परमानेंट नहीं दिया है, परमानेंट दिया है, ये होश आ रहा है। तो जब भी परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूछता है तो परमानेंट में सबसे बड़ी है 30 मेंबर वाला एस्टीमेट कमेटी, लेकिन सिर्फ पूछता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी, लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट
की बात किया है, एडहॉक परमानेंट नहीं। तो जवाब ज्वाइंट कमेटी। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत अब नहीं होगा। और इसी के साथ एक और बात बता दूं, यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन पूछा है कि जब कभी एस्टीमेट कमेटी का एक मेंबर 30 में से एक मेंबर लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी हो, तो लोकसभा के स्पीकर इनमें से किसको अपॉइंट करेंगे चेयरमैन? आप समझ जाइए, लोकसभा के स्पीकर उस परिस्थिति में बाउंडेड हैं जब एक मेंबर लोकसभा का स्पीकर होगा, तो लोकसभा के स्पीकर बाउंडेड हैं, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को ही अपॉइंट करेगा चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी। लेकिन 30 मेंबर्स जो हैं उस 30 में अगर डिप्टी स्पीकर मेंबर नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में वो क्या होगा? ऐसे परिस्थिति में वो अपने मर्जी से जिनको चाहेगा, किसी भी मेंबर को, किसी भी लोकसभा मेंबर, बट डिप्टी स्पीकर 30 में एक मेंबर वो भी है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा बाउंडेड है, उसी को डिप्टी स्पीकर को ही अपॉइंट करेगा चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी। अब कंफर्म हो गए, यूपीएससी ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा है। इस प्रकार से आप यहां से सभी क्वेश्चन कर लेंगे एस्टीमेट कमेटी से। इसी के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कमेटी, और नेक्स्ट कमेटी होगी, ये होगी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो नेक्स्ट कमेटी हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट कमेटी होगी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। पीयूसी, लोक उद्यम समिति। शॉर्ट में इसको कहते हैं पीयूसी। देखिए, हमारे कंट्री में स्कैम से रिलेटेड जो इंक्वायरी होते थे, तो दो ही कमिटी हुआ करते थे, एस्टीमेट एंड पीएससी। लेकिन आपके यहां पब्लिक अंडरटेकिंग काफी स्टैब्लिश होने लगे। पब्लिक अंडरटेकिंग से मीनिंग है जैसे सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। आप लोग जानते होंगे गवर्नमेंट कंपनी उसी कंपनी को कहते हैं जिसमें 51% शेयर हम पब्लिक का होता है। सभी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहते। ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का यानी पब्लिक का शेयर नहीं है, उनको आप बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जिसमें 51% शेयर हमारा आप पब्लिक का है, वो है क्या? उसको आप कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। और आपके कंट्री में बहुत सारे पब्लिक कॉर्पोरेशन, लोक निगम भी है, तो उस लोक निगम पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी अरबों रुपये हम आप इंडियन पब्लिक को लगाए। तो इस प्रकार से पब्लिक कॉर्पोरेशन यानी लोक निगम एंड गवर्नमेंट कंपनी जो है, इसमें अरबों खरबों रुपये हम इंडियन पब्लिक का लगाए। तो इनकी संख्या आपके कंट्री में काफी बढ़ती गई। जब काफी बढ़ गई तो 1964 की बात है, गवर्नमेंट ये समझ गई कि पब्लिक अंडरटेकिंग के किसी भी स्कैम के मामले में कुछ भी इंक्वायरी करना है तो सेपरेट इसके लिए कमेटी चाहिए, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी पर वर्कलोड अब बढ़ता गया। तो काफी संख्या जब पब्लिक अंडरटेकिंग के हो गए तो इसके लिए गवर्नमेंट सेपरेट एक कमेटी सेटअप कर दिया, क्योंकि इसके लिए अब कोई स्कैम से संबंधित है, पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड कोई स्कैम, कोई बात नहीं, तो सेपरेट कमेटी होगी, वो इनकी इंक्वायरी करेगी। और उस कमेटी का नाम रख दिया गवर्नमेंट ने पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, लोक उद्यम समिति। आपके देश में इसका गठन कब हुआ समझिएगा। इस कमेटी का गठन हुआ, ये सेटअप हुआ इन 1964, 1964। और अब इसके ऑर्गेनाइजेशन पर बात करते हैं। टोटल मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी, इसके कुल सदस्यों की संख्या इसकी 22। और पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी के जैसे रेशियो यानी 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है, ये रेशियो। अब जरा आप लोग बताइए रेशियो सेम है कि नहीं? आप यही कहेंगे बिल्कुल सेम है।
पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएससी एंड पीयूसी, ये पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, दोनों के मेंबर की संख्या सेम 22 और रेशियो भी सेम। अब समझ गए होंगे। तो हम लोग बातें करते हैं इस प्रकार से। अब इनका काम क्या होता है, कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग का मैटर है और स्कैम हुआ तो सीएजी ऑडिट करेगा और ऑडिट करके रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति ऑडिट रिपोर्ट को सीक्रेट नहीं रखते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर को हैंडओवर कर देंगे और लोकसभा का स्पीकर पब्लिक अंडरटेकिंग के उस स्कैम मैटर को लोकसभा में रखवा देंगे। अब उनकी इंक्वायरी कौन करेगी, पीयूसी, और ये इंक्वायरी करके रिपोर्ट किसको देगी, ये इंक्वायरी करके रिपोर्ट देगी उसी हाउस के हेड को, यानी लोकसभा के स्पीकर को। और लोकसभा के स्पीकर प्रिंट आउट सारे मेंबर के टेबल पर पहुंच गया। तो हम देशवासियों को भी खबर मिल गया न्यूज चैनल के द्वारा, पार्लियामेंट न्यूज आप देखते होंगे तो, कि कितने लाख करोड़ पब्लिक अंडरटेकिंग के मामले में कैसे लूटा गया, ये समझ गए। तो ये काम होता है किसका, पीयूसी। कमीशन आपसे क्वेश्चन करेगा कि पीयूसी का हेड अपॉइंटेड बाई, आपका जवाब बाई स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोक उद्यम समिति का सभापति नियुक्त होता है लोकसभा के स्पीकर द्वारा। कितने टोटल मेंबर है, जवाब है 22। इसमें लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं, क्लियर है। राज्यसभा के कितने, मैंने बोर्ड पर दिया है, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। क्या इनका काम होता है, यह भी समझ लीजिए। पीयूसी से रिलेटेड कोई स्कैम है, इंक्वायरी करना। और इसी के साथ अब सारे फाइनेंशियल परमानेंट कमिटीज हो गए। हम लोग अब नेक्स्ट बातें करते हैं और नेक्स्ट बातें हम लोग करेंगे। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे, ये होगा, देखिए डिपार्टमेंटल कमेटी की बात किया जाए तो डिपार्टमेंटल कमेटी हमारे कंट्री में, डिपार्टमेंटल कमेटी हमारे कंट्री में 24, ये डिपार्टमेंटल कमेटी, यानी विभागीय समितियां हमारे कंट्री में कितने हैं, 24। लेकिन इसमें से 8 वर्क करते हैं अंडर लोकसभा। तो 8 डिपार्टमेंटल कमेटी वर्क अंडर, 8 डिपार्टमेंटल कमेटी वर्क अंडर काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी 24 विभागीय समितियों में 8 विभागीय समितियां राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। एंड 16 डिपार्टमेंटल कमेटी वर्क अंडर हाउस ऑफ पीपल, यानी 16 विभागीय समितियां, शेष जो 16 विभागीय समितियां ये लोकसभा के अंतर्गत काम करती हैं। तो इस प्रकार से कमीशन आपसे क्वेश्चन करेगा कि लोकसभा के अंतर्गत डिपार्टमेंटल कमिटीज वर्क काम करती हैं कितनी, अब ऑप्शन देगा। टोटल डिपार्टमेंटल कमेटी कितने हैं, ये भी क्लियर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सभी कमिटीज पर हमने डिस्कस किया। आप सारे क्वेश्चन यहां से कर सकते हैं। इसी के बाद अब हम लोग कहेंगे पार्लियामेंट टॉपिक समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये होगा एक्सिक्यूटिव ऑफ स्टेट। और इसका हेड होगा गवर्नर। राज्य की कार्यपालिका, और राज्य की कार्यपालिका के हेड होते हैं राज्यपाल। देखिए स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, स्टेट गवर्नर जो होते हैं, प्राक्कलन समिति भी रिपोर्ट सौंपती है न। हम बताए तो कि प्राक्कलन समिति भी अपनी रिपोर्ट देगी सेम पीएससी के जैसे मैंने अभी बताया। एक बार और सुनिए, प्राक्कलन समिति के हेड अपॉइंटेड बाय स्पीकर, और प्राक्कलन समिति अपना रिपोर्ट देगी बस पीएससी के जैसे, किसको, स्पीकर को। तो आपने लिखा है प्राक्कलन समिति भी रिपोर्ट सौंपती है, प्रेसिडेंट को, गलत दे रहे हैं। दयानंद समझिए, एक बार आपकी गलतफहमी को दूर कर दूं, डाउट दूर कर दूं। कैग जब कोई पब्लिक अंडरटेकिंग में स्कैम होगा, घोटाला होगा, तो कैग अपना ऑडिट रिपोर्ट उस स्कैम का करके
ऑडिट करके रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इस ऑडिट रिपोर्ट को हैंड ओवर करेंगे स्पीकर को। स्पीकर इस ऑडिट रिपोर्ट को जिसका हेड है यानी लोकसभा में रखवा देगा और लोकसभा में उस ऑडिट रिपोर्ट की इंक्वायरी कौन करेगी? पीयूसी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, और ये इंक्वायरी करके अपना रिपोर्ट स्पीकर को देगी। तो प्राक्कलन समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को नहीं देती हैं, मैंने अभी चार्ट में दिखाया था, किसको देती हैं? स्पीकर को। कैग अपना ऑडिट रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को। अब तो गलतफहमी, डाउट दूर हो गया, किसी का डाउट तो नहीं है। दयानंद, दोनों मेंबर सेम हैं, तो क्या जो पीएससी का मेंबर पीयूसी मेंबर हो सकता? आप ये ध्यान दीजिए, दोनों कमेटी अलग है तो कैसे हो सकता है? जानबूझ के डाउट क्यों पाल रहे हैं दयानंद? आप ये बताइए, कोई बीएससी में है, कोई बीए में, दोनों क्लास अलग हैं, सब्जेक्ट अलग है, कैसे होंगे? आप कहेंगे बीए का स्टूडेंट बीएससी में पढ़ सकता है और बीएससी का स्टूडेंट का बीए के क्लास में पढ़ सकता है, दोनों क्लास अलग हैं, कमेटी सेपरेट है, दोनों का चेयरमैन सेपरेट है, दोनों का इलेक्शन सेपरेट है, अपॉइंटमेंट सब कुछ सेपरेट है, वर्क सेपरेट है, तो कैसे घालमेल कर रहे हैं? बिल्कुल क्लियर रहिए, एक दूसरे के मेंबर दूसरे में नहीं जाएंगे, सब कुछ सेपरेट है। दयानंद, अभी भी कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो जल्दी बोलिए, अगर क्लियर हो, समझ गए हो तो भी अपने विचार दीजिए जल्दी, क्योंकि मैं डाउट नहीं चाहता कि आप लोगों को डाउट हो, क्लियर होना चाहिए। सर प्लीज डेली क्लास लिया करें। अच्छा चलिए, राजरतन जी प्रयास करेंगे लेने का डेली। कोई डाउट तो आप लोगों को नहीं है? दयानंद जल्दी बताइए, कोई डाउट अभी तो नहीं बचा? बोलिए। विभागीय समिति का कोई भी एग्जाम्पल, जैसे एचआरडी कमेटी हो गया, एचआरडी डिपार्टमेंट का कमेटी, तो कोई भी जितने भी विभाग हैं उनके कमेटी हैं, महत्वपूर्ण विभाग के। हो गया, कोई डाउट? दयानंद अपने विचार नहीं दिए, चलिए थैंक यू, यानी डाउट नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं न्यू टॉपिक, यह है गवर्नर। देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव की हम लोग बात किए और यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड मैंने बताया था प्रेसिडेंट, बहुत केयरफुल होकर सुनिएगा। तो संघ के कार्यपालिका के हेड मैंने बताया था राष्ट्रपति को, और मैंने बताया राष्ट्रपति पोस्ट आता है अंडर आर्टिकल 52, और यह भी मैंने बताया कि राष्ट्रपति इलेक्टेड पोस्ट है, नॉट अपॉइंटेड। तो राष्ट्रपति निर्वाचित पद है, वो नियुक्त नहीं होता किसी के द्वारा। लेकिन स्टेट एक्जीक्यूटिव की बात किया जाए तो स्टेट एक्जीक्यूटिव का हेड होता है गवर्नर, राज्य की कार्यपालिका के हेड होते हैं राज्यपाल, और ये यानी राज्यपाल गवर्नर नॉट इलेक्टेड। ये पोस्ट गवर्नर जो होता है, गवर्नर का पोस्ट जो होता है, ये होता है अंडर आर्टिकल 155 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राज्यपाल अनुच्छेद 155 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, यानी स्टेट एक्जीक्यूटिव का हेड गवर्नर इलेक्टेड नहीं होता, अपॉइंटेड होता, जबकि यूनियन एक्जीक्यूटिव का हेड अपॉइंटेड नहीं होता, इलेक्टेड होता। तो देखिए, चूंकि गवर्नर इलेक्टेड नहीं होता, इसलिए बहुत सारी बातें हम लोग यहां डिस्कस करेंगे ही नहीं, इसलिए टॉपिक बहुत शॉर्ट छोटा हो जाता है। जैसे प्रेसिडेंट में मैंने नॉमिनेशन की बात किया, इलेक्टेड नहीं है इसलिए नॉमिनेशन की बात नहीं। इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टोरल बोर्ड में कौन होता है, ये सारी बातें हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्शन है। वोट का काउंटिंग कैसे होता, बहुत सारी बातें हैं, यहां नहीं होगा क्योंकि अपॉइंटेड है, इसलिए टॉपिक छोटा हो गया। तो ये अपॉइंटेड होता है बाय प्रेसिडेंट, और इस प्रकार से इनको ओथ कौन दिलाएगा? तो गवर्नर को ओथ जो दिलाने की बात है, शपथ, आप जानते होंगे चीफ जस्टिस ऑफ रिलेटेड हाई कोर्ट, यानी उत्तर प्रदेश का गवर्नर है, अपॉइंटेड हो गया बाय प्रेसिडेंट, तो ओथ शपथ दिलाएंगे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन? चीफ जस्टिस। और राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और गवर्नर को रिलेटेड स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। क्लियर हो गया? तो गवर्नर का शपथ भी हो गया। अब गवर्नर की हम लोग क्वालिफिकेशन पर बातें करेंगे। तो आइए देखा जाए गवर्नर की क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं देखा जाए क्या होता है। तो गवर्नर की क्वालिफिकेशन योग्यता की बात किया जाए तो नंबर फर्स्ट आप कहेंगे ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर सेकेंड,
एटलीस्ट एज कितना कंप्लीट होना चाहिए? 35 वर्ष कम से कम। और ध्यान दीजिए 35 वर्ष मिनिमम एज, पॉलिटिकल पोस्ट के लिए मिनिमम एज डिसाइड है, मैक्सिमम एज का लिमिटेशन नहीं। राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रधानमंत्री हो, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हो, ये कोई भी पोस्ट के लिए, पॉलिटिकल पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज का लिमिटेशन नहीं, लेकिन आपके लिए मैक्सिमम का भी लिमिटेशन है और मिनिमम का भी। तो यहां पर देखेंगे 35 ईयर्स जो मिनिमम एज कंप्लीट होना चाहिए, इस 35 ईयर्स एज में देखा जाए तो 35 ईयर्स एज की बात किया जाए, ये 35 वर्ष एज की बात किया जाए तो 35 वर्ष अवस्था मिनिमम कंप्लीट, इसमें कौन कौन पोस्ट आते हैं? एक तो पोस्ट आ जाएगा प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति, मिनिमम एज 35 ईयर्स वाला पॉलिटिकल पोस्ट। नेक्स्ट होगा वाइस प्रेसिडेंट, ये होगा वाइस प्रेसिडेंट, इनके लिए भी मिनिमम एज 35। और नेक्स्ट पोस्ट होगा, ये होगा गवर्नर। तो इतने पोस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है जिनके लिए मिनिमम एज 35 कंप्लीट होना चाहिए। और बता ही चुका हूं, कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट हो, मैक्सिमम एज का कोई लिमिटेशन नहीं, तो अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं। ठीक है, तो इनका एज मैंने बताया 35 वर्ष कंप्लीट हो। और नेक्स्ट क्या दिया गया है? कोई प्रॉफिट पोस्ट, कोई लाभ का पद ना। ठीक है, देखिए 30 वर्ष के लिमिटेशन में कौन कौन आते हैं, अब इनको देखिए। तो 30 वर्ष मिनिमम एज के लिमिटेशन में एक तो आ गए मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये होते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये, और दूसरे आएंगे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, शॉर्ट में इनको ये भी कहा लिया जाता है एमएलसी। ठीक है, तो ये 30 वर्ष में आ गए। एक तो राज्यसभा के सदस्य और दूसरे विधान परिषद के सदस्य, ये 30 वर्ष में हो गए। मैक्सिमम बता ही चुका हूं, कोई लिमिटेशन नहीं, मिनिमम का बता रहा हूं। 25 ईयर्स में कौन कौन आएंगे, अब इनको देखिए। 25 ईयर्स में आ गए ये पीएम एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के ऑल मिनिस्टर्स। तो पीएम एंड ऑल मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएंगे सीएम एंड ऑल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो राज्य मंत्री परिषद के सारे मंत्री आ जाएंगे। और कौन आएंगे? और आ जाएंगे लोकसभा के मेंबर, और आ जाएंगे कौन? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 25 ईयर्स मिनिमम एज में इतने। मेरे ख्याल से मिनिमम एज में जो कमीशन आपको कंफ्यूज करता है, अब आप क्लियर हैं, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एक बार और बता दूं, 35 ईयर्स मिनिमम एज में कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। और 30 ईयर्स में है राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, यानी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन्हें शॉर्ट में एमएलसी कहते हैं। और 25 में प्रधानमंत्री, केंद्र के सारे मंत्री, और मुख्यमंत्री, राज्य के सारे मंत्री, और कौन? एमएलए, एंड कौन? लोकसभा के मेंबर। अब इससे संबंधित कोई डाउट नहीं, मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं। हो गया क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद अब हम लोग बातें करते हैं, ये गवर्नर के क्वालिफिकेशन के बाद अब हम लोग बातें करते हैं इस प्रकार से। गवर्नर के क्वालिफिकेशन के बाद अब हम लोग बातें करते हैं, ओथ भी हो गया, क्वालिफिकेशन भी हो गया, नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं। देखिए, गवर्नर के लिए आपके देश में परंपरा था कि गवर्नर जो अपॉइंट होगा, जिस राज्य का निवासी होगा, उस राज्य में गवर्नर अपॉइंटेड नहीं होगा, नियुक्त नहीं होगा। यह परंपरा था और एक बहुत अच्छी परंपरा है। इसको अच्छा परंपरा मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई व्यक्ति जिस राज्य का है और वहीं पर नियुक्त हो तो निश्चित रूप से भाई भतीजावाद, भेदभाव होगा। आप जानते होंगे, आप आईएएस ऑफिसर होते हैं, कैडर आपका यूपी है, बिहार है, जिस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरी में हैं आप बिहार के ही हैं और बिहार ही कैडर है, प्रॉपर आईएएस है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट या कमिश्नरी में हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग कभी नहीं होती। क्यों? जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं और वहीं पर आपकी पोस्टिंग हो गई तो मैक्सिमम घर द्वार परिचित आपके रिश्तेदार हैं, सोच लीजिए भाई भतीजावाद, भेदभाव करेंगे।
तो निष्पक्षता के लिए गवर्नर के लिए भी ये व्यवस्था रखा गया था, परंपरा चला रहा था। जिस राज्य का निवासी हो वहां गवर्नर नहीं नियुक्त किया जाए। लेकिन आप जानते होंगे पॉलिटिशियन अपने निजी फायदे के लिए हर अच्छी परंपरा की धज्जी उड़ा देते हैं, और ये धज्जी उड़ाया कांग्रेस ने। एस.सी. मुखर्जी का नाम आपने सुना होगा। एस.सी. मुखर्जी कौन थे बताइए आप लोग? H.C. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी आपने नाम सुना होगा। दयानंद बताइए एस.सी. मुखर्जी कौन थे? अजीत आप बताइए, हु वाज एस.सी. मुखर्जी? एस.सी. मुखर्जी कौन थे? अजीत बताइए। नहीं बताएंगे आप लोग। एस.सी. मुखर्जी कौन थे? बोलिए। कोई नहीं जानते हैं। गलत जवाब है रोहित। और कोई? फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। एस.सी. मुखर्जी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के वाइस चेयरमैन थे, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस भी आज से 5 साल पहले पूछ चुका है। तो एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपसभापति थे। ये रहने वाले बंगाल के, कांग्रेस ने बंगाल के रहने वाले थे, वेस्ट बंगाल के, और कांग्रेस ने एस.सी. मुखर्जी को बंगाल में ही गवर्नर अपॉइंट कर दिया। यानी इसका मतलब इस परंपरा की धज्जी उड़ा दिया। महाराजा मैसूर कर्नाटक के निवासी, कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में ही गवर्नर अपॉइंट कर दिया। तो इतनी अच्छी परंपरा की धज्जी उड़ा दिया कांग्रेस ने, और हर इस तरह के बर्बादी का काम कांग्रेस करती रही। अब समझ जाइए कितना भेदभाव का काम हो गया। इस प्रकार से देखा जाए तो गवर्नर के नियुक्ति में एक और बात, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था था प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर, समझ गए होंगे। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करके बड़ा चेंजिंग किया गया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करके चेंजिंग हुआ वो क्या हुआ समझिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो चेंजिंग हुआ ये था, ये अमेंडमेंट था 7th अमेंडमेंट एक्ट। 7th अमेंडमेंट एक्ट, और ये एक्ट हुआ इन 1956, 1956। तो 7वें संशोधन के द्वारा गवर्नमेंट ने व्यवस्था क्या किया, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। और आपको बता दूं 1972 की बात है, उत्तर पूर्व के 5 राज्यों का एक ही गवर्नर था। तो इस तरह से आपसे कमीशन क्वेश्चन करेगा कि कब तक हमारे देश में प्रत्येक राज्य के लिए सेपरेट गवर्नर की व्यवस्था थी। आपका जवाब 1956। और कब से शुरू हो गया 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। आपका जवाब 1956। किस अमेंडमेंट से 2 से अधिक राज्यों का एक गवर्नर की व्यवस्था की गई? आपका जवाब 7th अमेंडमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह से ये परंपरा की शुरुआत हो गई। अब हम लोग बातें करेंगे गवर्नर के पावर, गवर्नर के शक्ति के विषय में बातें करेंगे। तो आइए देखा जाए गवर्नर की शक्तियां क्या। गवर्नर के पावर इस तरह से, ये होगा पावर्स ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, पावर्स ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियों में फर्स्ट पावर जो होगा वो इस प्रकार से फर्स्ट पावर होगा, और ये होगा एक्सिक्यूटिव पावर।
कार्यपालिका शक्तियां। एक्सिक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्तियां। देखिए, एक्सिक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्तियों की जो बात की गई है, इसमें गवर्नर को जो पावर होते हैं इस प्रकार से, ऑल एक्सिक्यूटिव पावर्स माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर होता है। तो राज्य सरकार के जो भी कार्यकारी शक्तियां हैं ये गवर्नर के ऑन बिहाफ है, गवर्नर के थ्रू मानी गई। और इतना ही नहीं, गवर्नर को एक्सिक्यूटिव पावर के अंडर इनको पावर दिया गया है कि राज्य की सरकार जो भी लेजिस्लेटिव प्रोपोजल लाती है, जो भी शासन प्रशासन संबंधित बातें, गवर्नर उनसे मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मुख्यमंत्री इसकी जानकारी देंगे। एक्सिक्यूटिव पावर में इतना ही नहीं, राज्य के जितने भी अपॉइंटमेंट हैं वो सारे अपॉइंटमेंट बाई गवर्नर किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट से मतलब आप जानते ही होंगे, जैसे सीएम अपॉइंटेड बाई गवर्नर एंड अदर ऑल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यानी मुख्यमंत्री राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। अन्य जितने भी राज्य मंत्री परिषद के मंत्री हैं वो सभी राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इतना ही नहीं, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, ये पोस्ट होता है एडवोकेट जनरल। तो ये होता है एडवोकेट जनरल, हिंदी में इसको बोला जाता है महाधिवक्ता। तो ये है महाधिवक्ता। सेंटर में एक पोस्ट होता है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल पोस्ट आता है अंडर आर्टिकल 76 और एडवोकेट जनरल पोस्ट आता है अंडर आर्टिकल 165। तो अंडर आर्टिकल 165 गवर्नर ऑफ एनी स्टेट अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ए एडवोकेट जनरल ऑफ एनी स्टेट अपॉइंटेड बाय गवर्नर। अच्छा, विनय लिख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 6 मंथ के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ गया। आप जरा बताइए विनय, लगता है आपका क्लास ध्यान में नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट टाइप की पढ़ाई कर रहे हैं, मुद्दा जो चल रहा है वहां ध्यान नहीं है, पहुंच गए राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में कितना बढ़ गया, इसका मतलब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं है विनय। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं और आप भटका, सभी स्टूडेंट का दिमाग भटकाना चाहते हैं, गलत बात है। चलिए, तो इस प्रकार से फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट कौन होता है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो आपका जवाब होगा महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। और अटॉर्नी जनरल अंडर आर्टिकल 76 होता है और महाधिवक्ता किस आर्टिकल 165। तो 165 के अंडर ये गवर्नर के द्वारा नियुक्त और आर्टिकल 76 के अंडर अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के द्वारा। अब ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक्सिक्यूटिव पावर में सभी जरूरी नियुक्तियां, डिस्ट्रिक्ट जजेस भी अपॉइंटेड होते हैं बाई गवर्नर, एडवोकेट जनरल ही नहीं, मुख्यमंत्री, राज्य के सारे मंत्री, ये सभी नियुक्ति। तो नियुक्ति से संबंधित जितने भी पावर होते हैं ये सभी पावर इंक्लूडेड होते हैं इस एक्सिक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत। तो इस प्रकार से विनय जी, जो आपका विचार आ गया कि जम्मू कश्मीर में 6 महीने राष्ट्रपति शासन बढ़ गया, ठीक है, ये आप ही नहीं सभी स्टूडेंट जानते होंगे, पेपर में खबर आ गया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो मेन मुद्दा जो चले उससे रिलेटेड कॉन्सेंट्रेट रहिए विनय जी। जब जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन अपने आप में इतनी बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी ताकत, एक सामान्य स्टूडेंट भी अच्छा कर जाएगा, अच्छा परफॉर्म। और कॉन्सेंट्रेट नहीं रहे, हमेशा डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेट, परेशान, तो सोचिए बहुत ब्रिलियंट होते हुए भी आपकी कैचिंग पावर नहीं होगी, आप ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, गेन नहीं कर पाएंगे, कूद फान इधर उधर, ये इधर उधर। तो सोच लीजिए घर पर भी ऐसे आप डिस्टर्ब रहेंगे तो घर पर भी स्टडी नहीं, और क्लास में भी डिस्टर्ब तो उछल कूद रहेगा। प्लीज, तो ये ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट होना बहुत जरूरी है। आइए इसी के बाद नेक्स्ट पावर की बातें करेंगे, और नेक्स्ट पावर जो इनका होगा इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट पावर होगा सेकेंड पावर, ये होगा फाइनेंशियल पावर। ये होगा फाइनेंशियल पावर।
यानी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां। तो हम लोग अब बातें करेंगे फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां। गवर्नर किस तरह से फाइनेंशियल पावर यूज करते हैं, वित्तीय शक्तियां। मैं आप लोगों से प्रेसिडेंट का भी फाइनेंशियल पावर पढ़ा चुका हूं। प्रेसिडेंट किस तरह से अपनी फाइनेंशियल पावर यूज करते हैं, उसी तरह से स्टेट लेवल पर राज्य के गवर्नर, राज्य के राज्यपाल को भी वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर मिले, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अजीत जी का विचार में देख लो। सर, महान्यायवादी केवल राष्ट्रपति के लिए वर्क करते हैं और महाधिवक्ता राष्ट्रपति। आप ये ध्यान दीजिए, दोनों में से कोई राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए नहीं काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं। ये दोनों का कॉन्सेप्ट ही आपका गलत है। और महान्यायवादी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल जब पोस्ट पढ़ाएंगे वहां डिस्कस करेंगे। तो ये गलत नॉलेज है कि राष्ट्रपति के लिए काम करते हैं। आपका जवाब होना चाहिए सरकार के लिए काम करते हैं। तो मैंने अभी बताया फर्स्ट लॉ ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल भारत के लिए। तो भारत सरकार के लिए लॉ के मामले में महान्यायवादी सारा काम करेंगे। भारत सरकार को लॉ से संबंधित सलाह देना, सहयोग करना, एटसेट्रा। जो भी भारत सरकार का कोई भी केस है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी कोर्ट में पैरवी करना, यानी सब कुछ काम करेंगे भारत सरकार के लिए। और महाधिवक्ता जो है वो राज्य सरकार के लिए सेम होनी, जैसे राज्य सरकार के लेवल पर सारा काम करेगा। आप समझ गए होंगे अजीत जी। तो थैंक यू। और इस तरह से आप चिंता न कीजिए अजीत जी, डिटेल में पढ़ाऊंगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ाऊंगा, संवैधानिक निकाय, तो डिटेल डिस्कस करूंगा, कोई टेंशन न लीजिए। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके।